सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 12th का। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सारी प्रिपरेशन मेथड्स एंड जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एसिडिक नेचर है, सब चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ से बन ही जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? जब भी किसी एल्काइल या अराइल ग्रुप के संग COOH ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये ग्रुप अटैच भी कैसे होता है COH में? यहाँ पर देखो, एक कार्बन का ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड बनेगा और एक ऑक्सीजन के संग सिंगल बॉन्ड बनके वो OH बनाता है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कि किस तरह से ऑक्सीजन अटैच्ड होती है कार्बन के संग। सफिक्स की बात करेंगे तो सफिक्स जो जिस भी कंपाउंड के संग, जिस भी कार्बन के संग ये अटैच्ड होगा उसके संग ओइक एसिड लग जाता है। अब जैसे आप बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में COH ग्रुप अटैच्ड हो गया तो क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। ठीक है। अगर यहाँ पर कार्बन C12 से C18 तक के हो जाते हैं तो जिस भी अल्काइल या अराइल ग्रुप के संग, अल्काइल ग्रुप के संग जिनके संग ये कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड होगा उनको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। राइट। अब हम आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है तो इसको आपको ध्यान से समझना है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल है। आप अपने चारों तरफ बहुत डेली लाइफ में आप बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज करते हो। विनेगर हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, एस्प्रिन हो गई, राइट। इसके अलावा आपका लैक्टिक एसिड हो गया। तो जितने भी एसिड्स आ रहे हैं वो सारे आप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं, वही कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं। तो इनको आप देखोगे कि जो विनेगर है ये सब पानी में सॉल्युबल होता है, सिट्रिक एसिड है वाटर में सॉल्युबल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी जो होता है सब पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्यों होती है? देखो, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमने बना दिया, ये आप देखेंगे RCOOH। ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका बना है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स इसके संग बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग आएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के संग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के संग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो इसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी होती है पानी में। इसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट। और इसके अलावा एक फैक्टर और होता है, अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये देखिए यहां तक एक मॉलिक्यूल है, ये CH3COOH, ये एक मॉलिक्यूल हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया CH3COOH, ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है। अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के संग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका फिजिकल प्रॉपर्टी से बन जाता है। इसके बाद प्रिपरेशन मेथड पर हम आते हैं। नंबर ऑफ प्रिपरेशन मेथड अब तक हम सीख चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के। एक बार जल्दी से इसको देख लेंगे। फर्स्ट मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल, आप इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन से लेंगे? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आपके होंगे अल्कलाइन KMnO4, K2Cr2O7, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। ये मेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिनकी प्रेजेंस में
एल्डिहाइड या कीटो सॉरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं। अल्कोहल है, डायरेक्टली ये एल्कलाइन KMnO4 के संग ऑक्सीडाइज होगा एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये सीधे बना लेगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ मैं इसकी एल्डिहाइड की, क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में ही सारी रिएक्शंस करी है, तो यहाँ मैं आपको सारी रिएक्शंस करके नहीं बताऊंगी। फिर से एक बार आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। विद एल्डिहाइड बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, एल्डिहाइड्स के संग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स यूज करके भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। आपने टॉलेंस रिएजेंट के संग रिएक्शन सीखी है, फेलिंग्स के संग सीखी है, बेंडिक सॉल्यूशंस के संग आपने रिएक्शंस की देखी है, तो वो सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स थे, उसमें एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। इसके अलावा आपने मिथाइल कीटोन भी देखा है जिसमें COCH3 ग्रुप होता है, मिथाइल कीटोन, तो ये भी आफ्टर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर? तो इतना अगर आपने, ये हमने बहुत डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था जहां पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज करी थी एल्डिहाइड कीटोन्स की, तो वहां जाकर के आप इनको डिटेल में समझ सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। सेकंड जो इसकी रिएक्शन है वो है किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। एल्काइल बेंजीन बहुत क्लियर है, ये आपको कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। जहां पर भी ये CH3 ग्रुप लगा होगा, ये क्या है, टॉल्यूइन, ठीक है, इसके संग इसका जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये जो CH3 ग्रुप है ये डायरेक्टली COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर CH3 है, यहाँ NO2 है, पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका भी जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो CH3 है वो COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा और NO2 पैरा पोजीशन पर एज इट इज रहेगा। अगर दो हैं, एक ही बेंजीन रिंग में दो CH3 ग्रुप है, तो एक यहाँ पर है और एक पैरा पोजीशन पर है, तो क्या होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन होगा और ये बनाएंगे टेंथेलिक एसिड। यहां तक क्लियर हो गया। अब आता है कहां पर प्रॉब्लम आएगी, अगर एक बेंजीन रिंग से इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड है और उसका ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कार्बन के संग कोई अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं, 3 COH ग्रुप लगा देंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस कार्बन के संग जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है उस कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा और वो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ इस रिएक्शन में देख लो, आप कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इस कार्बन के पास, तो ये रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज नो अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट इसका प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। नाइट्राइल्स आपको पता है, जब जो CN ग्रुप है वो नाइट्राइल होता है। अब इसका आप एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाओगे, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा पहले अमाइड बनेगा, उसका फर्दर आप जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे इन एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों ही मीडियम में ये रिएक्शन होती है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। तो अब इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से होगा यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस। देखिए, कार्बन पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा इसको हम अगर इस तरह से लिख दें, क्योंकि हमें तो बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करना सीखना चाहिए आपको, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये इस तरह से एक बॉन्ड इसके संग ब्रेक होगा और एक ये जो है दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। जो 3 बॉन्ड थे इस नाइट्रोजन के संग दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो इसके बाद आपको अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी RC। अब ये कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए जो नाइट्रोजन से, वो ऑक्सीजन के संग 2 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये नाइट्रोजन के संग 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के बन जाएंगे और ये बन जाएगा अमाइड। अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा इन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ और OH जाएगा इसके साथ और ये बॉन्ड ब्रेक होगा।
जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया और अमोनिया गैस जो है वो इवॉल्व हो गई। ये तो हो गया नाइट्राइल के संग। अमाइड भी यहीं पर ही हो गया। एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3CONH2। ये एसिटामाइड ले लिया आपने। एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका और इसको हीट करना है, ठीक है। तो इससे ये सेम आप ये मेथड करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर OH जाएगा वाटर का, और इस तरह से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एंड अमोनिया फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आ जाती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कई बार ये रिएक्शन आप कर चुके हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं, जब कोई भी मेटल जो है, मैग्नीशियम जो मेटल है, जब ये मेटल किसी भी अल्काइल ग्रुप से या हैलोजन ग्रुप से अटैच्ड होता है तो हम उसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगी, बहुत कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं इसमें यहाँ पर एस्टेरिक बना देती हूँ। तो ये कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगी वो ड्राई ईथर में होगी। अब इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से अटैच्ड होती है, यहाँ पर देखिए, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हो गया पॉजिटिव, मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और यहाँ पर जो R है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा। R जो है वो जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, मेटल्स पे आएगा पॉजिटिव, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इस तरह से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा RC डबल बॉन्ड O। ये एक बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में O, और ये इस ऑक्सीजन के संग आ गया MgX, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा जाता है। ये आपको पता है, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के संग रिएक्शन होगी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा और वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा जाएगा उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का, और उसके बाद हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेम चीज आएगा। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के संग ऑक्सीजन के संग हाइड्रोजन लगाना है और MgX के संग OH आ जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास। तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और अब देखिए आपके पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस है, वही रिएक्शंस आपकी रिपीट हो रही हैं जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। तो उसी टाइप से रिएक्शन है। यहाँ पर आपको सिर्फ बॉन्ड को ब्रेक करना कि कहाँ पर हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, कहाँ पे कर सकते हैं, तो ये पूरा आपको इसीलिए समझना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इस तरह से इसीलिए लिखा कि यहाँ पर आप उसका बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा वो आप समझ सको। वो इस ऑक्सीजन के पास भी हो सकता था, इसके पास भी हो सकता था, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसी ऑक्सीजन के संग होगा। दोनों में से किसी भी ऑक्सीजन के संग ये रिएक्ट कर सकता था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट है फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। एसाइल हैलाइड क्या होते हैं, जब COCl ग्रुप होता है। अब तक आपको ये याद हो चुके होंगे कि एसाइल हैलाइड क्या होते हैं या एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं। तो जब भी कोई COCl ग्रुप किसी भी अल्काइल ग्रुप के संग अटैच्ड होगा तो हम उसको कहते हैं एसाइल हैलाइड। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन H, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, यहाँ आएगा OH। ये इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होकर के RCOOH आपके पास आ जाएगा और जो HCl गैस है वो रिलीज हो जाएगी। ऐसे बेंजोइक एनहाइड्राइड में आप देखोगे C6H5CO होल ट्वाइस O, ये एनहाइड्राइड हम इस तरह से लिखते हैं। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसमें भी इसी तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल जो है वो बेंजोइक एसिड के मिल जाएंगे। एक डिफरेंट एग्जांपल मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड लिया है हमने। अब देखो यहाँ पर हमने सेम ग्रुप लिया था C6H5, लेकिन यहाँ मैंने चेंज कर दिया है C6H5 CH3 कर दिया है एक तरफ, और एनहाइड्राइड है तो हमने इसको ओपन करके लिखा है। देखो CO होल ट्वाइस है तो यहाँ पर CO ये ट्वाइस आ गया, एक CO ये आ गया, एक CO ये आ गया, और ये ऑक्सीजन जो बाहर था ब्रैकेट के वो आ गया। तो हम इसको एनहाइड्राइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है।
यहाँ पर मैं इसको किस तरह से और लिख सकती हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, बात वही है क्योंकि ये होता इसी तरह से। अब यहाँ पर इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर जो है बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ आएगा OH और इस साइड आएगा H। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो आप देखिए C6H5 COOH बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, एंड इधर बन जाएगा इथेनोइक एसिड CH3 COOH। तो दोनों तरह से इसमें आपको डबल एसिड का जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं। लास्ट इसकी प्रिपरेशन मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करना। एस्टर क्या होता है, जब COO ग्रुप आ रहा होता है। तो अब आपको ये फंक्शनल ग्रुप सारे याद रहने चाहिए। इसमें एग्जांपल देखिए CH3 COO C2H5, जब इसका एसिडिक H3O पॉजिटिव जब भी होगा तो उसका मतलब है कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ आ जाएगा आपका OH और इधर H। जरूरी नहीं है इधर इसको मैं रिवर्स भी कर सकती हूँ, वो ये जरूरी नहीं है कि इस साइड OH आएगा और इधर H आएगा, ये रिवर्स भी हो सकता है, इधर H भी आ सकता है और इधर OH भी आ सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने इसी तरह से करके दिखाई है। तो अभी हम पहले इस तरह से इसको करेंगे। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा CH3 COOH एंड C2H5OH। अब देखो यहाँ पर एक अल्कोहल बनेगा और एक एसिड बनेगा। तो यहाँ एस्टर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि जब एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक अल्कोहल होगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। वहीं जहां आप एसाइल हैलाइड या एनहाइड्राइड के संग रिएक्शन कर रहे थे तो आपको जब एनहाइड्राइड्स के संग रिएक्शन कर रहे थे तो आपको दोनों ही जो प्रोडक्ट मिल रहे थे वो कार्बोक्सिलिक एसिड के मिल रहे थे। अब ये हाइड्रोलिसिस जो है एस्टर का वो एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक मीडियम में भी होता है। एसिडिक मीडियम में आपने देख लिया, अब देख लेते हैं यहाँ पर बेसिक मीडियम में हम देखेंगे तो यहाँ हमने NaOH ले लिया बेसिक मीडियम के लिए। अब इसकी देखिए किस तरह से ब्रेक होंगे बॉन्ड। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और हमने पहले क्या लिया था, इसके संग OH लिया था जहां पर ये कार्बन के संग डबल बॉन्ड O आ रहा था। अब आप कोई बात नहीं, इधर आप पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव में क्या आएगा, ये है पॉजिटिव आयन और ये है नेगेटिव आयन। तो यहाँ आ जाएगा सोडियम और यहाँ आ जाएगा OH। तो आपको क्या मिल गया, CH3COONA, CH3COONA ये मिल गया और यहाँ आपको मिल गया अल्कोहल। तो अल्कोहल तो आपके पास आ गया ये वाला, ठीक है। अब ये जो आपके पास सोडियम एसिटेट आया है इसका फर्दर एसिडिफिकेशन होता है। जब भी सोडियम कंपाउंड बनेगा किसी भी रिएक्शन में तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसका एसिडिफिकेशन करना जरूरी होता है। जब आप इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पर ONA का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन आएगा इधर और Cl आएगा इधर और इस तरह से CH3COOH आपके पास एसिड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, और NaCl जो है वो सॉल्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये तो सारी हो गई इंट्रोडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का, कैसे उनका आप बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ध्यान रखना है वहां पर, और इसके अलावा सारे आपने प्रिपरेशन मेथड इसके देख लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर पर एक क्वेश्चन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और एसिडिक नेचर पढ़ेंगे। आपने अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप लास्ट वीडियो एक अपलोड होगा, बाकी के सारे आप वीडियोस देख लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।